Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. It is time to talk something about immunity and its types. First of all, what is immunity? The capacity of the body to recognize the intrusion of any material foreign to the body and to mobilize cell and cell products to remove the particular sort of foreign material with greater speed and effectiveness. This ability of the body is called immunity. बॉडी की ये एबिलिटी कि वो फॉरेन मटेरियल की एंट्री को आइडेंटिफाई कर सके और सेल और फिर सेल की प्रोडक्ट्स को मोबिलाइज कर सके कि उस फॉरेन मटेरियल को स्पीड के साथ और प्रोसेस तरीके से बॉडी से रिमूव किया जा सके, इस एबिलिटी को इम्यूनिटी कहा जाता है. द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी to recognize the intrusion of any foreign material to the body and to mobilize cell and cell products to remove the particular sort of foreign material with the greater speed and effectiveness. Then, what are the three means of body defense? In animals, there are three ways to defend the body against the pathogen. Number one, physical barrier in the form of skin and mucous membrane. स्किन तो हमें पता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ट्रैकिया है, ब्रोंकाई हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, यूरिनरी सिस्टम की ट्यूब्यूल्स हैं, उनकी इनर लाइनिंग में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो भी पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करने की कोशिश करती है. तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो फिजिकल बैरियर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन. देन second mean है phagocytes. There are certain types of white blood cells जो foreign bacteria, viruses, spores, fungi के ऐसे जो foreign materials होते हैं उनको एंडोसाइटोसिस के जरिए अपने अंदर ले जाते हैं और उनको डाइजेस्ट कर देते हैं. ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है. और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो इम्यून सिस्टम है, जिसकी हमने इसमें बात करनी है. तो अभी तक हमने ये बात की कि इम्यूनिटी क्या होती है. द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रिकॉग्नाइज द इंट्रूजन ऑफ फॉरेन मटेरियल एंड देन टू मोबिलाइज सेल्फ एंड सेल प्रोडक्ट्स टू रिमूव द फॉरेन मटेरियल विद स्पीड एंड इफेक्टिवनेस. देन व्हाट आर द थ्री मीन्स ऑफ बॉडी डिफेंस. थ्री बैरियर्स जो हैं, एक तो फिजिकल बैरियर, वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की फॉर्म में. सेकंड, फेगोसाइट्स, खास किस्म के वाइट ब्लड सेल जो फेगोसाइटोसिस के जरिए बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरे पैथोजन को इंगल्फ करते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं. और थर्ड जो है वो इम्यून सिस्टम है. इस टॉपिक में एक्चुअली हम इम्यून सिस्टम की बात करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम इंक्लूड lymphocytes, B lymphocyte and T lymphocytes, और सेकंड एंटीबॉडीज. इम्यून सिस्टम के दो कंपोनेंट, लिम्फोसाइट, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट, और दूसरा कंपोनेंट है एंटीबॉडीज. सबसे पहले हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स की. लिम्फोसाइट व्हाइट ब्लड सेल की टाइप हम पीछे पढ़ चुके हैं. देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, T lymphocyte and B lymphocytes. Why they are given so name? लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं?
Lymphocyte T and B have been named due to their relationship with the thymus gland and bursa fabriceus respectively. T lymphocyte और B lymphocyte को ये नाम इसलिए दिया गया कि उनका तल्लक थाइमस ग्लैंड और बर्सा फेब्रेशियस से है। टी लिम्फोसाइट का तल्लक रिलेशनशिप थाइमस ग्लैंड से और बर्सा बी लिम्फोसाइट का रिलेशनशिप बर्सा फेब्रेशियस से। ये थाइमस ग्लैंड ये ह्यूमन में चेस्ट कैविटी में लंग्स के पास ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड। यहाँ टी लिम्फोसाइट की मेचोरेशन होती है, उन्हें इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, इसलिए इनको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो थाइमस ग्लैंड चेस्ट कैविटी में लंग्स के पास मौजूद है। और दूसरा बर्सा फेब्रेशियस क्या चीज है? दिस इज द लिम्फोइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द क्लोएका ऑफ द बर्ड्स। बर्ड्स आमतौर पर कहते हैं यंग बर्ड्स के जो क्लोएका होता है उसकी वाल में एक लिम्फोइड स्ट्रक्चर है बर्सा फेब्रेशियस। ये क्लोएका क्या है? दिस इज द कॉमन ओपनिंग for the removal of undigested food as well as the excretory product. So bursa of fabriceous lymphoid tissue present in the cloaca of the young birds. तो बी लिम्फोसाइट को सबसे पहले यहाँ बर्सा ऑफ फेब्रेशियस में देखा गया, इसलिए उनको बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। और जो टी लिम्फोसाइट है उनकी मेचोरेशन में क्योंकि थाइमस ग्लैंड का रोल होता है इसलिए उनको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। हमारी बुक वाला इस बात को कैसे लिखता है देखते हैं। पहले टी लिम्फोसाइट, द इन्फ्लुएंस ऑफ थाइमस ग्लैंड is essential in making the T cell immunologically competent. That's why they are called T lymphocytes. T lymphocytes are called T lymphocytes because thymus glands are involved in the maturation of T lymphocytes. Thymus glands are essential in making the T lymphocyte immunologically competent. Immunity में competent role तब प्ले होगा जब थाइमस ग्लैंड उनके ऊपर अपना इफेक्ट करेंगे। थाइमस ग्लैंड का रोल होगा तो फिर टी लिम्फोसाइट जो हैं वो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट होंगे, उनका इम्यूनिटी में कॉम्पिटेंट रोल तब होगा। हम ये कह सकते हैं कि थाइमस ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन द मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स, इसलिए उनको टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो टी लिम्फोसाइट किस किस्म का डिफरेंस करते हैं बॉडी का? T lymphocytes are involved in cell-mediated response. This cell-mediated response क्या है? हमारी बुक वाला कैसे लिखता है कि T cell recognize the antigens, foreign material, then combat microorganism, and also affect the rejection of the foreign tissue in case of tissue transplant. This is called cell-mediated response. हमारी जो टेक्स्ट बुक है फेसिक्यूस में इस तरह से लिखा हुआ है। असल में पूरी बात नहीं लिखी, हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये करता क्या है। एक्चुअली टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्लाइड में टी सेल्स एंड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स लिखा गया। टी सेल्स एक्चुअली उन इन्फेक्टेड सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं जो अगर कोई एंटीजन, वायरस, बैक्टीरिया, कोई पैथोजन किसी सेल के अंदर एंटर हुआ है, वो जो इन्फेक्टेड सेल होगा उस इन्फेक्टेड सेल को खत्म करने की जिम्मेदारी जो है वो टी सेल के पास है। वो ये काम कैसे करते हैं? इन्फेक्टेड सेल, सपोज ये इन्फेक्टेड सेल है, यानी सेल हैविंग वायरस, बैक्टीरिया और एनी अदर पैथोजन, इस इन्फेक्टेड सेल को खास किस्म के व्हाइट ब्लड सेल जिनको मैक्रोफेज कहेंगे वो फेगोसाइटोसिस के जरिए अपने अंदर ले जाते हैं। इन्फेक्टेड सेल फेगोसाइटोस बाय द मैक्रोफेज। कोई भी इन्फेक्टेड सेल जो है उसको मैक्रोफेज फेगोसाइटोसिस के जरिए इंगल्फ कर लेते हैं। तो ये मैक्रोफेज है और उसने इन्फेक्टेड सेल को
एंडोसाइटोसिस के जरिए इंगल्फ कर लिया। अब वो जो इन्फेक्टेड सेल है, इट इज डाइजेस्टेड बाय द मैक्रोफेज। मैक्रोफेज उस सेल को डाइजेस्ट कर देता है। जो इन्फेक्टेड सेल है उसकी डाइजेशन हो जाती है, और उस डाइजेशन के दौरान वो जो एंटीजन थे उसके फ्रेगमेंट्स आर एक्सपोज टू हेल्पर टी सेल्स। मैंने क्या कहा कि इन्फेक्टेड सेल को इंगल्फ किया मैक्रोफेज ने, उस मैक्रोफेज को डाइजेस्ट कर दिया गया। इन्फेक्टेड सेल डाइजेस्टेड एंड एंटीजन आर प्रेजेंटेड टू टी सेल। ये उसमें से जो एंटीजन निकलते हैं, यानी वो जो मैक्रोफेज होता है वो इन्फेक्टेड सेल से एंटीजन के फ्रेगमेंट्स निकालकर उसको अपनी सरफेस के ऊपर एक्सपोज करता है। और ये एक्सपोजर एक्चुअली टी लिम्फोसाइट के लिए हेल्पर टी सेल, खास किस्म के हेल्पर टी सेल्स हैं, वो उनके सामने ये एक्सपोज होते हैं। वो जो हेल्पर टी सेल्स हैं, फिर उनकी माइटोसिस होती है। एंटीजन को रिसीव करने के बाद, एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद वो उनकी माइटोसिस होती है, उनसे नए सेल्स बनते हैं जिनको किलर टी सेल्स कहते हैं। वो जो किलर टी सेल्स होते हैं, देन जो डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल, जो इस किस्म के इन्फेक्टेड सेल्स और होंगे उनको किल कर देते हैं बाय प्रोड्यूसिंग सर्टेन प्रोटीन्स कॉल्ड साइटोकाइनेज। यूं ये इन्फेक्टेड सेल जो है वो डेड हो गया। इसको कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। असल में टी सेल जो हैं वो उन एंटीजन को किल करते हैं जो सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं, क्योंकि ये बॉडी के सेल्स का डिफेंस करते हैं। इसलिए इस किस्म के रिस्पॉन्स को सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो क्योंकि ये जो अभी हमने ये बात पढ़ी ये वाली कि किस तरह से वो टी सेल जो है वो किल करते हैं, ये हमारे सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो बात लिखी है वो कुछ इस तरह से है कि टी सेल रिकॉग्नाइज द एंटीजन, देन कम्बैट द माइक्रोऑर्गेनिज्म। कम्बैट मीन फाइट microorganism and also affect the rejection of the foreign tissue in case of tissue transplant. This is called cell mediated response. इसको cell mediated response इसलिए कहा जाता है कि इसमें यानी जो टी सेल्स हैं वो बॉडी के सेल्स का डिफेंड करते हैं, बॉडी के सेल की हिफाजत करते हैं। बॉडी के सेल के अंदर जब कोई एंटीजन, वायरस, बैक्टीरिया एंटर हो जाता है तो उस सेल को किल करते हैं। ना सिर्फ उस सेल को, जो मतासरा सेल है, जो इन्फेक्टेड सेल है, उसको किल करते हैं, बल्कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको भी खत्म करते हैं। और कोई भी फॉरेन सेल, जैसा कि टिश्यू ट्रांसप्लांट के दौरान जो है वो भी फॉरेन सेल होते हैं, उसको भी वो किल करने की कोशिश करते हैं। तो टी सेल जो हैं वो क्या करते हैं, वो सेल का डिफेंड करते हैं, सेल्स की हिफाजत करते हैं, इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म करते हैं। इसलिए इसको सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो एग्जामिनर हमारे से पूछ सकता है, व्हाई आर टी सेल्स गिवन सो नेम? टी सेल्स आर गिवन सो नेम because of the role of thymus glands in the maturation of T cells. और what is cell mediated response? तो T cell recognize the antigen, then combat microorganism and also affect the rejection of the foreign tissue in case of tissue transplant. This is called cell mediated response. इसके बाद है बी सेल्स एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। कि बी सेल्स को बी सेल क्यों कहते हैं? जैसे अभी हमने पढ़ा कि बी सेल्स आर गिवन द नेम ऑफ बी सेल बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ Bursa fabriceus. Bursa fabriceus is a lymphoid structure present in the wall of the cloaca of the young birds, from where B lymphocytes were discovered to have a role in immune system.
सबसे पहले बर्सा फेब्रेशियस में बी लिम्फोसाइट का रोल देखा गया। बी लिम्फोसाइट को देखा गया कि वो बी लिम्फोसाइट जो है वो इम्यून सिस्टम में कोई रोल प्ले करते हैं, इसलिए जो बी लिम्फोसाइट हैं उनको ये नाम दिया गया। तो व्हाट इज वर्सा फेब्रेशियस? वर्सा फेब्रेशियस इज अ लिम्फाइड स्ट्रक्चर present in the wall of the cloaca of the young birds, from where B lymphocyte were discovered to have a role in the immune system. अब बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? जैसे मैंने कहा कि दे आर इन्वॉल्व इन ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, वो बॉडी के फ्लूइड का डिफेंस करते हैं। वो बॉडी के फ्लूइड का किस तरह से डिफेंस करते हैं? बी सेल रिकॉग्नाइज द एंटीजन, आप देख सकते हैं, दिस इज एंटीजन प्रेजेंट इन द फ्लूइड। जो टी सेल थे उन्होंने एंटीजन को आइडेंटिफाई किया था जो सेल्स के अंदर थे, और बी सेल उन एंटीजन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जो फ्लूइड के अंदर, बॉडी के फ्लूइड में, प्लाज्मा में, टिश्यू फ्लूइड में मौजूद है। एंटीजन इन द फ्लूइड, देन ये जो बी लिम्फोसाइट हैं दे विल रिकॉग्नाइज द एंटीजन, वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, और एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद वो बी लिम्फोसाइट जो हैं दे बिकम एक्टिवेटेड। ये एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स हैं। एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स देन अंडरगो डिवीजन, उनकी रेप्लिकेशन होती है, डिफरेंशिएशन होती है। तो उस रेप्लिकेशन और डिफरेंशिएशन के बाद दो किस्म के सेल बनते हैं। एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट से दो किस्म के सेल बनते हैं, एक को कहेंगे मेमोरी सेल्स, दूसरे को कहेंगे प्लाज्मा सेल्स। जो प्लाज्मा सेल्स हैं दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज देन अटैच विद द एंटीजन। जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ कंबाइन कर जाते हैं, जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जुड़ जाते हैं, क्लम्पिंग हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और जो इसके नतीजे में एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या उनकी फेगोसाइटोसिस हो जाती है, या वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। आगे मुख्तलिफ तरीकों से एंटीजन की डिस्ट्रक्शन होती है, या तो डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन हो जाती है एंटीजन की, या एंटीजन को फेगोसाइटोसिस कर दी जाती है। खास किस्म के व्हाइट ब्लड सेल उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को अपने अंदर ले जाकर डाइजेस्ट कर देते हैं, या उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो अल्टीमेटली कहने वाली बात यह है कि बी लिम्फोसाइट जो हैं दे डिफेंड द फ्लूइड ऑफ द बॉडी, इसलिए उनके डिफेंस को ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स रिकॉग्नाइज द एंटीजन एंड फॉर्म प्लाज्मा सेल क्लोन। जैसे मैंने बताया कि यहां आपने देखा कि जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी एक्टिवेशन होती है, उस एक्टिवेशन के बाद उनकी रेप्लिकेशन और डिफरेंशिएशन होती है। उसके दो किस्म के सेल बनते हैं, प्लाज्मा सेल क्लोन और मेमोरी सेल। तो प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज बनते हैं, और ये एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल से रिलीज होकर एंटीजन के साथ कंबाइन करके एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिनको बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। B cell recognize antigen and form plasma cell clone. These plasma cells synthesize and liberate antibodies into the blood plasma and tissue fluid. Here, antibodies attach to the surface of the bacteria. Bacteria mean antigen, and speed up their phagocytosis. उनकी phagocytosis को बढ़ा देते हैं. Also, they can also neutralize toxin produced by the microorganism by producing antitoxin. एंटीबॉडीज जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज भी करते हैं एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करके। दिस इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो याद रखें, बॉटम लाइन ये है कि टी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, वो सेल का डिफेंस करते हैं,
जब कोई एंटीजन वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई सेल के अंदर एंटर हो जाए, उस सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, सेल के सेल का डिफेंस करते हैं, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बॉडी के फ्लूइड का डिफेंस करते हैं, टिश्यू फ्लूइड में से, प्लाज्मा ब्लड में से एंटीजन को किल करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सेकंड कंपोनेंट है जो इम्यून सिस्टम का, वो है एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज क्या बला है? Antibodies are special type of proteins. They're also called immunoglobulins, which are synthesized by the vertebrate body in response to antigen. Antibodies are special type of proteins called immunoglobulin, synthesized by the vertebrate body in response to antigen. वो करते क्या है? they immobilize antigen. वो एंटीजन को गैर मुतहर्रिक करते हैं, एंटीजन को किल करने की कोशिश करते हैं, एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। दे इमोबिलाइज एंटीजन, आर सेट इन मोशन इवेंट्स दैट अल्टीमेटली कॉज देयर डिस्ट्रक्शन। एंटीबॉडीज या तो एंटीजन को इमोबिलाइज करते हैं या ऐसे इवेंट्स शुरू करवा देते हैं जिसके नतीजे में एंटीजन की डिस्ट्रक्शन हो जाए। अब एंटीजन क्या बोला है? Antigen or immunogen is a foreign substance, often a protein, which stimulate the formation of antibodies. Antigen, any foreign substance, often it is protein, जरूरी नहीं है लेकिन often protein होती है, और ये जो एंटीजन होते हैं जब वो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। देन एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक। क्या मतलब? दे cause the destruction of the antigen which stimulate their production. एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक, सिर्फ उन्हीं एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं जिनकी वजह से वो बने थे। जिन एंटीजन ने एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट किया था, उन्हीं एंटीजन को वो एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करते हैं। हर क्लास ऑफ एंटीबॉडी हर किस्म के एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं करती, ये स्पेसिफिक होते हैं। एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक, वो खास किस्म के एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं, और खास से मराद ये है कि जिनकी वजह से वो एंटीबॉडी बने थे उन्हीं को डिस्ट्रॉय करें। और एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन द बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट बनाते हैं एंड देन दे सेक्रीट into the lymph and blood where they circulate freely. एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है? An antibody molecule consists of 4 chain. ये वाई शेप स्ट्रक्चर होता है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 चेन। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन हैवी चेन है, और ये दूसरी हैवी चेन, 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। ये एक लाइट चेन, ये दूसरी लाइट चेन। 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन, एंड बोथ आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। ये जो चेन जो है ये आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए जुड़ी होती हैं। ये डाइसल्फाइड ब्रिज आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि सिस्टीन अमाइनो एसिड होता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जब एक खास फासले पे एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है उसको डाइसल्फाइड ब्रिज कहते हैं। तो what is the structure of antibody? Antibody molecule consists of 4 polypeptide chains, 2 identical light chain and 2 identical heavy chains linked by disulfide bridge. जैसे मैंने कहा कि Y shape structure, 2 identical heavy chains and 2 identical light chains. दोनों heavy chain जो हैं वो आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए जुड़ी हुई है, और एक लाइट चेन दूसरी हैवी चेन के साथ डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए जुड़ी हुई है, और दूसरी लाइट चेन जो है वो अपने साथ वाली हैवी चेन के साथ डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए जुड़ी हुई है।
जो हर पॉलीपेप्टाइड चेन के दो रीजन है, ये जो हैवी चेन है इसका एक रीजन ये वाला, एक रीजन ये वाला, दो मुख्तलिफ कलर में दिखाई, दो मुख्तलिफ रीजन है। ये जो अपर साइड पे ये वाला रीजन और इस चेन का ये वाला रीजन जो है, और इसी तरीके से इन दो पॉलीपेप्टाइड चेन के ये अपर रीजन जो है ये वेरिएबल रीजन है। ये वेरिएबल रीजन इसलिए कहा गया कि यहाँ अमाइनो एसिड का सीक्वेंस मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ एंटीबॉडीज में यहाँ पर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो डिफरेंट होगा, जबकि जो सिमिलर रीजन है, कांस्टेंट रीजन ये कांस्टेंट रीजन है, ये वाले भी कांस्टेंट रीजन, जो कांस्टेंट रीजन जो है इनमें सिमिलर अमाइनो एसिड सीक्वेंस होगा। हमारी बुक वाला कैसे लिखता है, एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 identical chain light chain and 2 identical heavy chains linked by disulfide bridges. Each polypeptide chain has two regions, constant region and variable region. This is constant region. इस हैवी चेन का ये कांस्टेंट रीजन पिंक वाला, इस हैवी चेन का ये कांस्टेंट रीजन पिंक वाला, और ये लाइट चेन का ये लाइट पिंक ये वाला कांस्टेंट रीजन और ये वाला कांस्टेंट रीजन। और मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट रीजन में सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो सेम होते हैं, जबकि ये जो अपर साइड पे हैवी चेन के अपर साइड पे और लाइट चेन के अपर साइड से अपर साइड पे जो ग्रे रीजन्स हैं ये वेरिएबल रीजन्स कहलाते हैं। वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द लाइट चेन and upper region of the heavy chains determine which antigen will bind to that of the particular antibody. मतलब ये कि antibody attach with the specific antigen with the help of the variable region. इस variable regions की मदद से एंटीबॉडी अपने मतल का एंटीजन को आइडेंटिफाई करती है। इसलिए हमारी बुक में लिखा कि वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द लाइट चेन एंड अपर रीजन द हैवी चेन डिटरमिन व्हिच एंटीजन विल बाइंड टू द पर्टिकुलर एंटीबॉडी। और साथ ही बताया कि कांस्टेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस आर द सेम फॉर ऑल द एंटीबॉडीज इन वन क्लास। तो हमने एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश की। जैसे मैंने बताया कि एंटीबॉडीज आर स्पेशल group of proteins. They are also called immunoglobulin. They are synthesized by the vertebrate body in response to antigen. और उनका काम ये है कि they immobilize antigen or set in motion events that ultimately cause their destruction. और इसके बाद साथ ही हमने एंटीजन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा। एंटीजन और एमिनोजन or any foreign substance often are protein and which stimulate the formation of antibodies. और साथ ये भी बताया गया कि antibodies are specific. They cause the destruction of only those antigen which stimulate their production. और antibodies कहाँ बनते हैं, कौन बनाता है? Antibodies are produced by the B lymphocyte and then they are released into the lymph and the blood. और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है? एंटीबॉडी वाई शेप्स स्ट्रक्चर रखती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 आइडेंटिकल हैवी चेन है एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन and they are linked by disulfide bridge. Each polypeptide chain in the antibody has two regions, constant region और वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन अपर साइड पे मौजूद होते हैं और लोअर साइड पे कांस्टेंट रीजन है। वेरिएबल रीजन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, मुख्तलिफ एंटीबॉडीज का अमाइनो एसिड सीक्वेंस वेरिएबल रीजन में वेरी करता है, जबकि मुख्तलिफ जो एंटीबॉडीज होती हैं उनके कांस्टेंट रीजन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस सेम होता है। और वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस in the light chain and as well as in the upper region, the heavy chain, determine which antigen will bind to the particular antibody. मतलब ये है कि antibodies identify their antigen with the help of a variable region. और फिर होता यह है कि एंटीबॉडी जो है
वो अपने एंटीजन के साथ कंबाइन करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये वाई शेप एंटीबॉडीज हैं, और इन एंटीबॉडीज के जो वेरिएबल रीजन पे जो शेप होती है कंप्लीमेंट्री होती है टू द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। ये कोई बैक्टीरिया का सेल है या कोई और सेल है, उसकी सरफेस के ऊपर ये वाले एंटीजन, और इन एंटीजन की शेप एंटीबॉडी के वेरिएबल रीजन की शेप से कंप्लीमेंट्री होती है। एंटीबॉडी इन एंटीजन के साथ कंबाइन करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, इसके बाद उनकी फेगोसाइटोसिस हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है या न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की। ये बात हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।